हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस वर्ड में आपका वेलकम है। इस वीडियो में क्रेविंग ऑफ लव का लास्ट पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी के अंत की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट हमने खत्म किया था जहाँ पर सिचैन ने कहा था, वांग जी मैंने सोचा नहीं था मेरा दुश्मन ही मेरी वाइफ और ब्रदर की जान होगा। गगा आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी ने भी थोड़ा हिचकिचाहट के साथ सिचैन से पूछा। सिचैन ने कहा, तुम्हें पता है वांग जी, जिसे मैं यहाँ आकर खुद मारना चाहता था वह कौन है? वह कौन है गगा? यही द माफिया वेवुशियान। वांग जी सहम गया। उसने सिचैन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मगर गगा। इस वक्त उसकी आंखों में परेशानी झलक रही थी। सिचैन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वैसे भी मैं अब तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, इसीलिए तुम निश्चिंत रहो और जाओ उससे अपनी सारी प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व करो। वैसे मुझे ये भी तो जानना है कि वह मेरी वेंचिंग का आसियान कैसे बना। वैसे इन दोनों की नज़दीकी मुझे खटक रही है। क्या तुम्हें नहीं खटक रही है वांग जी? वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गगा वो मेरी सावजी हैं। इस पर सिचैन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ तुम्हारी सावजी तो बहुत सीधी हैं। हाँ हाँ जानता हूँ तुम्हारी सावजी हैं। तुम्हारी सावजी तो बिल्कुल बच्ची हैं, मगर जो दूसरा पर्सन है वो द माफिया वेवुशियान है। इतना भी सीधा नहीं है वांग जी जितना तुम समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, गगा आप भी ना। सिचैन ने कहा, ठीक है अब जाओ, अब मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। बाकी हमें भी तो उस वेवुशियान के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। वांग जी ने कहा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ गगा। सिचैन ने कहा, ठीक है मैं उसके बारे में सारी डिटेल पता लगवाता हूँ। इसके बाद सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। इधर वेवुशियान जब वांग जी के कमरे में जा रहा था तो उसके कदम इतने भारी हो रहे थे जैसे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। उसकी आंखों के सामने उसके गुजरे हुए मंजर याद आ रहे थे। याद आ रहा था उसे वांग जी का वो केयरिंग नेचर, वांग जी की वो शरारतें और वेवुशियान का वांग जी को प्यार करना। वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही थी। साथ में वो पल भी याद आ रहा था जब वांग जी हंसते हुए किसी और से बात कर रहा था और वेवुशियान को पता लग गया कि वांग जी की लाइफ में कोई है जो उसके लिए बहुत स्पेशल है और इसी चीज़ ने उसे वांग जी से दूर रहने पर मजबूर कर दिया था। मगर किस्मत देखो, आज उसे एक बार फिर वांग जी के दरवाजे पर ले ही आई। इन्हीं सब ख्यालों के साथ वह रूम में जाता है। उसके रूम में आने के 5 मिनट बाद ही वांग जी भी उस रूम में एंटर करता है। वांग जी ने वेवुशियान से कहा, तुम जाकर शावर ले लो, मैं कहीं और से शावर ले लूँगा, तुम्हारी ड्रेस मैंने रख दी है। इसके साथ ही वांग जी वहाँ से चला जाता है। वेवुशियान उस कमरे को फिर से देखता है। यह वही कमरा था जहाँ पर उसने वांग जी के साथ कुछ वक्त बिताए थे जब वह थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। जब वांग जी उसे व्हीलचेयर से इधर उधर घुमा रहा था तो वह उसे अपने कमरे में लेकर आया था। उन दोनों ने काफ़ी वक्त इस रूम में स्पेंड किया था। वेवुशियान उठता है और शावर रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ पल बाद वेवुशियान उसी बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी भी इस रूम में आता है। वेवुशियान घबराते हुए बैठ जाता है। वांग जी ने कहा, क्यों बैठ क्यों गए, तुम सो जाओ, मैं यहीं साइड में सो जाता हूँ। वेवुशियान वांग जी को एक टक देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद काउच पे सोऊंगा या तुम्हें सुलाऊंगा? ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है।
हम दोनों अपनी अपनी सीमाएं जानते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास रख सकते हैं। इतना कहने के साथ ही वांग जी उस बेड के एक कॉर्नर पर लेट गया और दूसरी कॉर्नर पर विभूषियान। दोनों अलग अलग साइड से सोए हुए थे, एक दूसरे की तरफ बस उनकी पीठ थी। वो अपने ख्यालों में एक बार फिर गुम हो गए। उसकी खामोश मोहब्बत को जैसे आवाज मिल गई। एक बार फिर वह रुकना चाहता था, मुड़ना चाहता था, अपनी यादों में बसे उसी पल को जीना चाहता था। एक बार फिर उन्हीं गर्म उंगलियों में अपने हाथों की ठंडी उंगलियों को उलझाना चाहता था, समेटना चाहता था खुद को उन्हीं गर्म सांसों के बीच। पर यह क्या मुमकिन था? नहीं, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसी के पास सोया ये शख्स जितना करीब जान पड़ रहा है ना, उतना ही वह उससे दूर था, उससे कोसों दूर। फिलहाल बेबुशियान के मन में तो यही चल रहा था, और उसके मन की भाषा अनकहे शब्दों के रूप में उसके आंखों के कोनों से कब लुढ़क कर बह गए उसे पता भी नहीं चला। ये आंसू उसके एहसासों की भाषा ही तो थे, जो इस वक्त उसके तकिए को भिगो रहे थे। मगर इन सब में वो अकेला ही शामिल नहीं था। उसके पास लेटा वो शख्स वांग जी भी इसी तरह के बहते एहसासों से परे नहीं था। उसके मन में भी प्यार था, मगर वो प्यार एक नाराजगी बनकर उसके जज्बातों को बयां कर रही थी। उसके अंदर भी ऐसी ही खामोशी थी, जो चीख चीख कर कह रही थी, क्यों, आखिर क्यों मेरा प्यार तुम्हें नजर नहीं आया? माना कि मैंने तुमसे नहीं कहा था। उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ रही थीं तुम्हें लेकर, मगर तुम क्या इतने स्वार्थी हो गए थे कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस एक कागज के टुकड़े को मुझे सौंप कर चले गए, मुझे तोड़ कर चले गए। क्यों, क्यों बेबुशियान, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो आखिरी वक्त में मेरा साथ चाहते थे ना, फिर क्यों मुझे अकेला यूं जलने के लिए छोड़ दिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसकी खामोश सिसकियां भी उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदों के रूप में बह रही थी। पूरा कमरा एक ऐसी खामोशी से भरा था जिसमें दो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर खामोशी से, बगैर एक दूसरे को सुनाए। आखिरकार वो रात गुजर गई। सुबह की धूप उस कमरे की खिड़कियों से झांक कर उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी, मगर उनमें से कोई भी उठने की कोशिश नहीं कर रहा था। नींद अभी भी उन्हें परेशान कर रही थी, जब तक कि सिचेन और वेंचिंग उसके कमरे में दाखिल नहीं होते हैं। वांग जी उठो, वेवुशियान उठो, वेंचिंग जोर जोर से आवाज करने लगती है। दोनों की नींद झटके से खुलती है। दोनों आंखें मलते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ। सिचेन उन दोनों को देखते हैं। दोनों में एक बात समान थी, दोनों ही नहीं सोए थे। दोनों की आंखें सूजी हुई थीं, लाल थीं। सिचेन हैरानी से दोनों को देखते हैं और फिर कहते हैं, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, स्टडी रूम में आना, मैं तुम्हारा वहीं वेट करूँगा। और फिर वह वेंचिंग का हाथ पकड़ कर ले जाने लगते हैं। वेंचिंग जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह वेवुशियान के पास बैठना चाहती थी, मगर सिचेन ने कहा, आसियान अभी अभी उठे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। वेंचिंग ने कहा, सच आसियान? वेवुशियान ने कहा, हाँ हाँ सीजे, मैं आऊँगा। इसके बाद सिचेन और वेंचिंग उस रूम से चले जाते हैं। वांग जी भी वेवुशियान की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम्हारे कपड़े अभी भी ड्रॉर में हैं, पहन लेना। इसके साथ वह भी वॉशरूम में चला जाता है। बेबुशियान अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। वॉशरूम से आने के बाद वांग जी खुद को रेडी करता है और फिर सिचेन से मिलने के लिए चला जाता है। सिचेन और वांग जी आमने सामने बैठे हुए थे। सिचेन ने कहा, वांग जी, क्या तुमने उससे कुछ बात की? वांग जी ने कहा, नहीं काका, मैंने उससे कोई बात नहीं की अभी तक। सिचेन ने कहा, तो फिर ठीक है, अच्छा किया, क्योंकि उससे पहले तुम्हें कुछ बातें जाननी चाहिए वेवुशियान के बारे में।
गगा, आपने इतनी जल्दी उसके बारे में पता लगा लिया? सिचैन ने कहा, नहीं, मैं बहुत पहले से ही उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने आदमियों को बोल दिया था। तो क्या पता लगाया गगा? वांग जी ने भी क्यूरियोसिटी दिखाते हुए सिचैन से कहा। सिचैन ने कहा, जहाँ तक मुझे पता लगा है वेफुशियान के बारे में, वो एक हार्ट ब्रोकन पर्सन है, जियांग्स का रिलेटिव है। जियांग फेमियान की फर्स्ट वाइफ का बेटा है, जो एक कैरेक्टरलेस महिला थी, जिसका खामियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ा। इसका बचपन बहुत ही दर्द भरा है। खाने तक के पैसे नहीं थे, सड़कों पर भीख मांगा करता था। लोगों ने इसका शोषण किया। इसे भूख मिटाने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ा। इसे नाजायज की गालियां सुननी पड़ी, मगर ये आज भी जियांग्स को अपनी फैमिली मानता है। मैंने तो जियांग याली के वेडिंग पर इसके ऊपर गोली भी चलवा दी थी। वांग जी, जो कि वेवुशियान की बात सुनकर लगभग सदमे में था, जब सुनता है किसी चैन ने इस पर गोली चलवाई है तो हड़बड़ा गया था और कहा, वो गगा आप थे जिन्होंने वेवुशियान पर गोली चलवाई थी? आपको पता है वो मरने ही वाला था। अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता। तो तुमने उसे बचाया था वांग जी? हाँ गगा, पर आपने उस पर गोली क्यों चलवाई गगा? वांग जी, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। उसे बस ये जानना है किंग कौन है। वह मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर मुझ तक पहुंचना चाहता था, तो मैं क्या करता? थोड़ी माफियागिरी तो दिखानी ही पड़ती है ना। वांग जी ने सिचैन की तरफ हेल्पलेस आंखों से देखा। ठीक है, अब मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारी और वेंचिंग की जान जो बसती है उसमें, और मेरी जान तुम दोनों में। अब मैं इसकी जान तो ले नहीं सकता ना, मगर ये आशियान वाला क्या चक्कर है? और साथ ही वो मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखना चाहता है? मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो नाम कमाना चाहता था, मगर नहीं, वो नाम के पीछे नहीं भगता है। बात तो कुछ और ही है। वेबुशियान के बारे में इतनी ही जानकारी मिली थी, मगर कहीं भी उसमें आशियान नाम का जिक्र नहीं है, जिससे कि पता चले कि वेबुशियान ही आशियान है। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि उसकी मुझसे पर्सनल क्या दुश्मनी है। इसी को जानने के लिए मैं यहाँ आया था। वांग जी थोड़ा सा घबराया और कहता है, गगा प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा। मैं उससे बात कर लूँगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। प्लीज गगा। वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए सिचैन ने कहा, वांग जी तुम भी ना, मुझ पर यकीन करो। बस मैं उससे मिलकर पता लगाना चाहता हूँ आखिर मुझसे वह इतनी दुश्मनी क्यों रखता है, और कुछ नहीं। पर फिलहाल मुझे ये पता लगाना है कि वेंचिंग से उसका रिश्ता क्या है, जिसका पता तो हम उससे पूछकर ही लगा सकते हैं। तभी एक सर्वेंट आता है और वांग जी से कहता है, मिस्टर वेवुशियान जाना चाहते हैं। यह सुनकर वांग जी सिचैन दोनों हैरान होकर बाहर हॉल में पहुंचते हैं। वेवुशियान ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, मुझे जाना होगा। मैंने सीजे को अपने रूम में भेज दिया है। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर फिर रात को तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा। वांग जी ने वेवुशियान को लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। वेवुशियान ने कहा, मगर क्यों? इस पर सिचैन ने कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी वेंचिंग की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो। वेवुशियान ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वेवुशियान वहां से चला जाता है, उसे कोई नहीं रोकता है। उसके जाने के बाद सिचैन और वांग जी भी अपने अपने काम से चले जाते हैं। अब शाम होती है। वेवुशियान की एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग एक ऐसे प्लेस पर था जहां पर वेवुशियान की आंखों में पट्टी बांधकर उसे ले जाया गया। वेवुशियान एक पर्सन के सामने खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और वो पर्सन उसके सामने बैठा हुआ था, मगर वेवुशियान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पट्टी बंधने के बावजूद भी उस रूम में अंधेरा था। अगर उसकी पट्टी खुली होती तो भी वह सामने वाले शख्स को नहीं देख पाता। सामने वाले शख्स ने कहा, मिस्टर वेवुशियान, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वेवुशियान ने कहा, देखिए किंग, मैं अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ। इस पर सामने वाले शख्स ने कहा,
मैं नहीं समझा। विभूषियान ने कहा, मैंने आज तक आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जितनी भी जगह आपसे छीनी है, जितनी भी चीज़ें आपसे ली हैं, मैं वो सब आपको वापस करना चाहता हूँ। सामने वाले शख्स ने कहा, क्यों? इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? विभूषियान ने कहा, क्योंकि मेरी दुश्मनी आपसे नहीं थी। मैं ये नहीं समझ पाया। मैं जिस वजह से आपसे दुश्मनी कर रहा था, मेरी वो दुश्मनी ही गलत थी। तो सामने वाले शख्स ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझसे तुम्हारी दुश्मनी की वजह क्या थी? इस पर विभूषियान ने कहा, मेरी सीजे, मुझे लगा कि आप मेरी सीजे को ले गए हो। मैंने बहुत कोशिश की थी अपनी सीजे के बारे में जानने की, मगर मेरी सीजे आपके पास थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे लगा आपने मेरी सीजे को गायब कर दिया है, मगर मेरी सीजे इस समय सही सलामत है और वो एक सुरक्षित इंसान के साथ है। तो मेरी दुश्मनी गलत थी। मैं मानता हूँ मैं गलत था। मैंने आपको गलत समझा। इसके लिए आप जो सजा देना चाहे, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस पर सामने वाला बैठा शख्स जोर से हंसा और कहा, तुमने किंग से दुश्मनी की माफ़ी भी मांग ली, मगर इससे सारी चीज़ें सही तो नहीं हो जाती हैं। माफ़ी मांगना हर बात का सलूशन तो नहीं है। तुम गलती करते जाओ और माफ़ी मांगते जाओ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि किंग तुम्हें माफ़ कर देगा? इस पर विभूषियान ने कहा, किंग, भले ही आप मुझे माफ़ ना करें, मैंने कहा ना, मैं अपनी सारी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे मार भी सकते हैं। इस पर सामने वाले पर्सन ने कहा, ओह, तो तुम खुद को मारना मंजूर करते हो? विभूषियान ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मुझे मार सकते हैं। इस पर किंग हंसने लगा और कहा, वेरी इम्प्रेसिव, पर मैं तुम्हें कुछ और सजा देना चाहता हूँ। इस पर विभूषियान ने कहा, आप दे सकते हैं। तो किंग ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे राइट हैंड बनो। इस पर विभूषियान शॉकिंगली अपने सामने की तरफ देख रहा था, क्योंकि आवाज़ सामने से ही आ रही थी। किंग ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो और ईमानदार भी, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे राइट हैंड बनो। इस पर विभूषियान ने कहा, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ जो मानवता के खिलाफ हो। इस पर किंग ने कहा, और मैं भी तुमसे ऐसा कोई भी काम नहीं करवाऊंगा जो तुम्हें अच्छा ना लगे। तो क्या अब तुम मेरा राइट हैंड बनना स्वीकार करते हो? विभूषियान ने कहा, हाँ, मुझे एक्सेप्ट है। इसके बाद किंग ने कहा, तो ठीक है, हमारी मीटिंग ओवर होती है और आज से तुम मेरे राइट हैंड हो। कहते हुए किंग वहां से चला गया। उसके बाद फिर विभूषियान को उस प्लेस से बाहर कर दिया गया। विभूषियान की आंखों की पट्टी खोल दी गई, मगर इस वक्त विभूषियान एक भीड़ भाड़ जैसे इलाके में था। अब रात हो गई थी। विभूषियान अपनी कार में बैठा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि क्या वह लैंड मैंसन में जाए या ना जाए। उसका दिल तो कर रहा था वह लैंड मैंसन में जाए, अपनी सीजे को देखे, मगर वांगजी की निगाहों से उसे डर लग रहा था। वह नहीं चाहता था वांगजी के लिए उसकी फीलिंग और बढ़ाना, मगर वो कर क्या सकता था? सिचैन का ऑर्डर था और वेंचिंग का वो दिल तोड़ नहीं सकता था। आखिरकार उसकी कार लैंड मैंसन के अंदर पहुंच गई। कुछ देर में सभी बैठ के डिनर कर रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद विभूषियान और सिचैन वांगजी एक रूम में थे। उस रूम में खामोशी छाई हुई थी। सिचैन ने कहा, अब तुम बताओगे तुम्हारा वेंचिंग से क्या रिलेशन है? इस पर विभूषियान ने कहा, वेंचिंग सीजे, मैं उनसे लगभग 15-16 साल पहले मिला था। तब मैं एक मजदूर हुआ करता था, रोज काम की तलाश में भटकता रहता था। एक दिन मुझे एक मेंशन में माली का काम मिला। मैं उस मेंशन में जा रहा था कि मैंने देखा उस मेंशन में आग लग गई है।
मैं घबरा के वहाँ एक जगह पर छुप गया, क्योंकि रात का वक्त था और काफ़ी लोग उस मेंशन को घेरे हुए थे, जो शक्ल से ही माफिया लग रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था और तभी मेरी नज़र एक लड़की पर जाती है जो भाग रही थी। मैंने देखा कि उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, वो दौड़ रही थी। तभी जब वह मेरे पास आई, मैंने उन्हें खींचकर एक गली में कर लिया, जिससे वो गुंडे उन्हें नहीं देख पाए, और फिर मैं उन्हें बचाकर वहां से किसी तरीके से ले आया। उस वक्त वह कुछ बताने की हालत में नहीं थी, वह बेहोश हो गई थी। सुबह हुई तो मैं फिर से उस मेंशन के बाहर गया तो देखा पुलिस आई हुई है, और लोगों से पूछने पर पता चला उस घर के सभी लोग मारे जा चुके हैं। मैंने उन आदमियों को भी देखा जिसने उस घर को चलाया था। मैं डर गया था, समझ नहीं पाया मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस लड़की के होश में आने का इंतजार करने लगा। वो जब होश में आई तो किसी तरीके से उसने अपना नाम मुझे बताया। वह नहीं बता पाई कि उसके घर में क्या हुआ, बस वह रो रही थी और इतना ही बोल रही थी कि उसे किसी ने जला दिया, उसका घर जला दिया। मैंने वेंचिंग सीजे को समझाया, किसी तरीके से उन्हें अपने पास रखा। तब तक मैं समझ गया था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बट उनके और मेरे बीच में एक प्यारा सा बॉन्ड बन गया था। वो मेरा ख्याल रखती और मैं उनका। समय बीतने लगा, हम दोनों के बीच का प्रेम बढ़ता गया। मैं उन्हें सीजे कहता था और उन्होंने मुझे एक प्यारा सा नाम आशियान दिया था। दिन बीतने लगे थे, मेरी फैमिली पूरी हो गई थी, अब वो मेरी फैमिली बन गई थी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। एक शाम मैं उन्हें लेकर घुमाने गया था, हम दोनों घूम रहे थे। तभी कुछ लोग आए, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और अपनी कार में बिठाकर लेकर चले गए। मैं भागता रहा उनके पीछे। किसी तरीके से मैंने पता लगाया कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, तो पता चला वो कोई वैन रोहान के आदमी थे और उन्हें लेकर गए थे। मैं किसी तरीके से उनके क्लब में गया था, वह उन्हें बेचने की तैयारी में लगे हुए थे, मगर मैं सबसे लड़ता हुआ उन्हें किसी तरीके से उस क्लब से बाहर बचाकर लेकर आ गया। पर कुछ लोगों ने मुझे देख लिया और वह मेरे पीछे पड़ गए। तब मैंने वेंचिंग सीजे से कहा, अब उन्हें भागना है बहुत दूर। जब तक मैं उन्हें ना मिलूं, उन्हें बस भागते रहना है। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लोग मुझसे लड़ रहे थे। वेंचिंग सीजे नहीं जाना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें अपनी कसम देकर खुद से दूर भेज दिया। वो बस मेरी आंखों से ओझल होने लगी। दौड़ती रही। मैं किसी तरीके से उन सभी को मारकर वहां से बाहर निकला। रात का वक्त था, बारिश तेज हो रही थी, मगर मुझे मेरी सीजे कहीं नहीं मिली। मैं डर गया। तब से मैं आज तक उन्हें ढूंढता ही आया हूँ। मुझे पता लगा कि वो किंग के पास है, पर मैं नहीं जानता था ये किंग कौन है। मैंने किंग को तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक माफिया है, माफिया किंग है। बस मैं सीजे की तलाश में एक माफिया बन गया, और आज जब सीजे आपके पास है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने माफिया किंग से माफ़ी मांग ली है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। इस पर वांग जी और सिचेन हल्का सा मुस्कुरा जाते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते थे उनके माफिया किंग तो सिचेन ही है, तो फिर भला क्यों ना विभूषण को माफ़ करते। विभूषण ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि सीजे आपके पास है। मैं उनकी फैमिली के लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं खुशी खुशी यहाँ से जा सकता हूँ। इस पर सिचेन ने कहा, हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। विभूषण शॉकिंगली सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन ने कहा, अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो फिर तुम हमसे अलग क्यों रहोगे। एक नज़र फांगजी पर डालता है और फिर सिचेन से कहता है, मगर मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। आप किसी को नहीं बताएंगे। इस पर सिचेन ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों। विभूषण ने कहा, मैंने लांस का बहुत नाम सुना है,
उनकी रेपुटेशन के बारे में मैंने पहले ही पता लगा लिया था, तो मैं नहीं चाहता एक मेरी वजह से आपके रेपुटेशन पे कोई उंगली उठाए कि आप लोगों का संबंध एक माफिया से है। बेहुसियान की ऐसी बात सुनकर वांग जी को तो बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपने मन में कहा, बेवकूफ, तुम माफिया किंग से ही बात कर रहे हो। सी चैन ने कहा, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए तुम आज के बाद से हमारे ही मेंशन में रहोगे और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेबुशियान थोड़ा सा घबरा गया। उसकी घबराहट थी वांग जी, क्योंकि वो वांग जी से दूर नहीं जाना चाहता था और वांग जी के पास भी नहीं रह सकता था। इसी कसमकस में वह उलझा हुआ सी चैन की तरफ देखता है और कहता है, मगर अगर आपकी फैमिली को परेशानी हुई तो? सी चैन ने वांग जी की तरफ एक नज़र डाली और फिर कहा, मुझे और या मेरी फैमिली को मेरे किसी फैसले से कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए आज के बाद से तुम इसी मेंशन में रहोगे। इस पर वेबुसियान ने कहा, ठीक है, जब तक आप चाहेंगे मैं इस मेंशन में रहूँगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस मेंशन से चला जाऊँगा। मगर मैं किस रूम में रहूँगा? सिचन ने कहा, ऑब्वियसली वांग जी के रूम में। सिचन ने कहा, क्या वो रूम तुम्हारे लिए छोटा है? इस पर विभूषण थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने कहा, मगर मैं उनके साथ उनके रूम में कैसे रह सकता हूँ? विभूषण विभूषण क्या तुम अपनी वेंचिंग सीजे को नहीं जानते हो? अगर उन्हें पता चला कि वांग जी ने तुम्हें अपने रूम में नहीं रखा है तो मेरा और वांग जी का क्या हाल करेंगी, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। विभूषण घबरा गया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वह वांग जी की निगाहों को पढ़ना चाहता था। वह जानना चाहता था इसके बारे में वांग जी क्या सोच रहा है, कहीं वांग जी को बुरा तो नहीं लगेगा। सिचैन ने उसकी निगाहों को देखा और कहा, तुम वांग जी की तरफ क्यों देख रहे हो? विभूषण ने कहा, अगर इन्हें बुरा लगा तो? सिचैन ने थोड़ी तेज आवाज में वांग जी से पूछा, क्यों वांग जी, क्या मिस्टर विभूषण का तुम्हारे कमरे में रहना तुम्हें बुरा लग सकता है? वांग जी ने कहा, नहीं गगा, आपकी और सीजे की बात मैं सर आंखों पर रखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सिचर ने कहा, तो फिर ठीक है, आज से मिस्टर विभूषण तुम्हारे रूम में रहेंगे, तुम्हारे रूम पार्टनर बनकर। और फिर वह वहां से चले जाते हैं। अब वांग जी विभूषण के पास आया और कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वांग जी अपने रूम में चला गया। विभूषण भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में अपने भारी कदमों के साथ आ गया। दोनों एक बार फिर से उसी बेड में उसी पोजीशन में थे, मगर आज वांग जी के मन में कुछ और खलबली थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे विभूषण से बातें करनी थी। उसे पूछना था कि विभूषण उसे छोड़कर यूं क्यों चला गया, मगर उसके पास हिम्मत नहीं हो रही थी वह विभूषण से कुछ पूछ सके। विभूषण का भी यही हाल था। वांग जी की करीबी उसे परेशान कर रही थी। वह वांग जी के और भी करीब जाना चाहता था। खैर, इसी कसमकस में दोनों की रात निकल गई। अब दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। वांग जी, वेंचिंग, विभूषण, सिचैन, सी सब बहुत खुश थे। विभूषण तो भूल ही गया था कि लान फैमिली उसकी फैमिली नहीं है, क्योंकि लान फैमिली से उसे बहुत प्यार जो मिल रहा था। सिचैन एक बड़े भाई की तरह विभूषण का ख्याल रखते और वेंचिंग तो उसकी माँ ऑलरेडी बनी ही थी। वेंसी जो पहले विभूषण से जलती थी, मगर अब उसकी सबसे बेस्ट बड़ी बन गई थी। यहाँ तक कि अब वह वांग जी को भी नहीं पूछती थी। इसी तरह उनकी हंसती खेलती फैमिली की लाइफ बीत रही थी। आज वेंसी का जन्मदिन था, जिसके लिए सिचैन एक ग्रैंड पार्टी देने वाले थे। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेस मैन्स आने वाले थे, जिसमें चियांग्स का भी नाम था, और यह बात विभूषण को पता लग गई थी। विभूषण के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वह नहीं चाहता था उसकी वजह से लांस का नाम खराब हो। रात की पार्टी थी, सभी लोग आ चुके थे, यहाँ तक कि जियांग्स भी।
वांग जी, वेनचिंग, वेंसी, सीचेन सभी उस पार्टी में मौजूद थे सिवाय वेवुशियान के। अब केक कटने की बारी थी। टाइम बीतता जा रहा था मगर वेवुशियान उस पार्टी में नहीं था। विंसी ने काफी कॉल करने की कोशिश की मगर वेवुशियान को कॉल नहीं लग रहा था। सब घबरा गए थे मगर समय बीत रहा था तो वह गेस्ट को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने केक कट किया और पार्टी शुरू हो गई। मगर सिचेन ने फांगजी से कुछ कहा। फांगजी की कार थोड़ी देर में ही सड़क पर दौड़ रही थी। वह एक होटल के सामने रुकता है। वह एक होटल में एंट्री करता है और एक रूम की एक्स्ट्रा की मांगता है। उस रूम को ओपन करता है। रूम का नज़ारा देखकर वह हैरान था। उस रूम में वेवुशियान फर्श पर लेटा हुआ था। वह बहुत रो रहा था। वेवुशियान इतना मदहोश था कि वह वांगजी को महसूस ही नहीं कर पाया। वांगजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तब जाकर वह अपना सर ऊपर उठाता है और वांगजी को देखकर उसे लिपट कर रोने लगता है। वांगजी ने कहा, वेवुशियान तुम यहाँ, तुम पार्टी में क्यों नहीं हो? वेवुशियान ने कहा, क्या तुम चाहते थे मैं तुम्हारी पार्टी में रहूं? वांगजी ने कहा, क्यों? तुम फैमिली मेंबर हो, क्या तुम्हें भी इनविटेशन चाहिए था? मुझे तो लगा तुम इनविटेशन का वेट नहीं करोगे। वेवुशियान अब वांगजी से और भी तेजी से लिपट गया और रोने लगा और कहने लगा, मैं कैसे जाता उस पार्टी में? उस पार्टी में जियांग्स थे। वो जियांग्स तुम्हारे डैड। वांगजी ने वेवुशियान के कान में कहा। वेवुशियान शॉक्ड रह गया और वह वांगजी से थोड़ा सा दूर हुआ और कहा, तुम जानते हो मेरे डैड के बारे में? वांगजी ने कहा, मैं तुम्हारी पूरी बैकग्राउंड जानता हूँ, मैं तुम्हारा पूरा पास्ट जानता हूँ वेवुशियान। वेवुशियान ने कहा, तो तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? वांगजी ने कहा, नफरत? नफरत किस बात की? वेवुशियान की निगाहें नीची हो गईं। उसने कहा, मेरा पास्ट बहुत गंदा है वांगजी। वांगजी ने कहा, नहीं, तुम्हारा पास्ट गंदा नहीं है, तुम्हारा पास्ट स्ट्रगल से भरा हुआ है। इस पर वेवुशियान की आंखों से आंसू बहने लगे। वांगजी ने वेवुशियान के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हारा पास्ट स्ट्रगल से भरा था, तुमने कोई पास्ट नहीं चुना था, उस पास्ट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम एक प्योर सोल हो। तो फिर तुम इस तरीके से खुद को क्यों छिपा रहे हो? तुम माफिया हो, जो भी हो, अपने दम पर हो, तो फिर तुम इस तरीके से क्यों छुप रहे हो? बड़े से बड़ा नाम तुम्हारे आगे कांपता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारे सामने आने से डरता है, तो फिर क्यों क्यों तुम खुद को ऐसे छिपा रहे हो? वेवुशियान ने कहा, मैं नाजायज हूँ। वांगजी ने वेवुशियान को अपने सीने से लगाकर कहा, नाजायज तुम नहीं हो, नाजायज तुम्हारे पिता है। तुम कभी नहीं चाहते थे कि वो तुम्हारे पिता हो, तुम कभी नहीं चाहते होगे वो तुम्हारी मॉम हो, तो फिर क्यों क्यों खुद को दोष दे रहे हो? क्यों अपना प्यार ऐसे लोगों के लिए लुटा रहे हो जो उसकी कद्र नहीं करता है? क्यों वेवुशियान, क्यों? अब वेवुशियान वांगजी से थोड़ा सा दूर होकर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, कुछ कहूँ वांगजी? वांगजी ने कहा, कहो, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? वांगजी ने वेवुशियान के चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें नफरत दिखाई देती है? वेवुशियान ने कहा, नहीं। तो फिर क्या दिखाई देता है? वेवुशियान चुप हो गया। वांगजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं लान वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेवुशियान सहम गया। उसने झटके से वांगजी को दूर किया और कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। वांगजी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता? क्या
तुम मेरे प्यार को महसूस नहीं कर पाए। उतने दिन हम दोनों साथ थे। तुम्हें क्या लगा मैं किसी के ऐसे ही करीब चला जाता? नहीं ना। तो फिर क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो वेवुशियान? क्यों? वेवुशियान ने कहा, मैंने सुना था तुम किसी से बात कर रहे थे। वो वो कोई लड़की थी। तुम उसे बेबी बुला रहे थे। तुम उसे डार्लिंग बुला रहे थे। इस पर वांगजी हंसने लगा और हंसते हुए उसे और कस के गले लगा लिया और कहा, बेवकूफ, इतने दिन तक तुम मेरे मंसन में थे। तुम्हें नहीं पता मैं ये दोनों शब्द किसके लिए यूज करता हूँ? अब वेवुशियान ने अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उसे पता चला कि वांगजी इन दोनों शब्दों का यूज अक्सर वेंसी के लिए किया करता था। वह हैरानी से वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने उससे दूर होते हुए उसके सर पर धीरे से मारा और कहा, बेवकूफ, हमेशा इन शब्दों का यूज गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होता है। और हंसने लगा। वेवुशियान ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सॉरी, मुझे लगा तुम्हारी लाइफ में कोई है, इसी वजह से मैं तुमसे दूर चला गया। वांगजी को याद आया कि वेवुशियान ने क्या किया था। उसने वेवुशियान को झटके से अपने से अलग किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे पैसे देने की? हाँ? वेवुशियान ने कहा, सॉरी। वांगजी ने कहा, तुमने मेरे प्यार की कीमत मुझे दी थी। तुमने तुमने मेरे साथ की कीमत मुझे दी थी। कुछ समझ में आया वेवुशियान? तुमने क्या किया था मेरे साथ? वेवुशियान रोता हुआ एक बार फिर से वांगजी से लिपट गया। उसने कहा, सॉरी वांगजी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। वांगजी ने वेवुशियान को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, गलती? हर बार तुम ऐसे ही गलती करते हो। पिछली बार तुम ऐसे ही चले आए थे, इस बार फिर तुम ऐसे ही भाग आए। क्या मतलब कि तुम गलती नहीं दोहराओगे? वेवुशियान ने कहा, नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। वांगजी ने वेवुशियान के चेहरे को एक बार फिर से अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रॉमिस करो वेवुशियान, तुम अब भागोगी नहीं, किसी भी सिचुएशन का सामना करोगे। अगर मैं किसी लड़की से भी बात करता तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना कि वो कौन है। पर मैं किस हक से पूछता वांगजी? हमने तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मैंने तो बताया ही नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा था। वांगजी ने कहा था तो बता देते ना। वेवुशियान ने कहा, अगर तुम इनकार कर देते तो? वांगजी ने कहा, बस इनकार ही तो करता ना, तुम्हें खा तो नहीं जाता, या फिर इससे तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता। वेवुशियान हंसने लगा, कहा, नहीं वांगजी, ऐसी बात नहीं है। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा ईगो हर्ट कर देता तो फिर से तुम गन मेरी सर पे पॉइंट कर देते। वेवुशियान ने कहा, तो कौन सा तुम मुझसे गोली खा लेते? थप्पड़ तो लगा ही सकते थे ना मुझे। अब दोनों हंसने लगे। वांगजी ने देखा कि जब वेवुशियान थोड़ा नॉर्मल हो गया तो कहा, अब चलो तुम। वेवुशियान ने कहा, कहाँ चलना है? वांगजी ने कहा, पार्टी में। वेवुशियान ने कहा, पार्टी में? वांगजी ने कहा, हाँ, हालांकि केक कट गया है लेकिन पार्टी अभी चल रही है, तो जब तक तुम पार्टी में शामिल नहीं होगे वेंसी रोती ही रहेगी, तो प्लीज चलो। वेवुशियान ने कहा, मगर मैं। वांगजी ने कहा, हाँ, तुम्हें अब सबके सामने जाना है क्योंकि तुम अब लान वांगजी के होने वाले हस्बैंड हो। तो तुम सिर्फ जियांग्स नहीं रहे कि तुम्हें जियांग्स से डर है, तुम लांस हो। वेवुशियान की आंखें भर आई। वेवुशियान एक बार फिर जाके वांगजी से लिपट गया। वांगजी मुस्कुराते हुए बोलता है, वेवुशियान, अगर इसी तरह तुम बार बार मुझसे लिपटते रहे तो फिर मैं भी पार्टी में नहीं जा पाऊंगा।
मेरा मन ही नहीं करेगा जाने को। वेबुशियान ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। वांग जी ने वेबुशियान का हाथ पकड़ा और फिर वांग जी वेबुशियान का हाथ पकड़ते हुए उस होटल रूम से बाहर की तरफ चला गया। वेबुशियान ने कहा, मगर मैं इन कपड़ों में कैसे जाऊंगा? वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ। वेबुशियान ने कहा, हम शॉपिंग करने जाएंगे। वांग जी ने कहा, शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो तो। वांग जी वेबुशियान का हाथ पकड़ता है और उसे कार की बैक वाली सीट पर ले जाकर बिठा देता है और अपने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, चलो तुम कपड़े बदल लो, मैंने तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं। वेबुशियान ने कहा, ठीक है, तुम सामने देखो। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं सामने देखूंगा। मगर वांग जी सामने देखने की बजाय मिरर में देखने लगा। वेबुशियान ने कहा, तुम अगर इसी तरीके से मुझे देखोगे तो मैं कपड़े कैसे चेंज करूंगा? वांग जी ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। वेबुशियान शर्माने लगता है। उसने कहा, जो भी हो, तुम अगर अपनी निगाहें नहीं नीची करते हो तो मैं कपड़े नहीं चेंज करूंगा और लेट हो जाएंगे। वेबुशियान ने कहा, वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं पार्टीशन ऑन कर देता हूँ, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करो। वांग जी ने पार्टीशन ऑन किया, वेबुशियान ने कपड़े चेंज कर लिए। फिर दोनों लांस पार्टी के वेन्यू में पहुंचते हैं। वेबुशियान का हाथ वांग जी ने बहुत प्यार से पकड़ा हुआ था। दोनों की ड्रेस एक दूसरे से मैचिंग हो रही थी। ब्लैक एंड वाइट का बेस्ट कॉम्बिनेशन था। दोनों एक साथ पार्टी हॉल में एंट्री करते हैं। सभी की निगाहें उन दोनों पर थम जाती हैं। ज़्यादातर लोग वेबुशियान को भी जानते थे। वह एक माफिया था। सबके होठों पर बस यही बात चल रही थी कि ये माफिया लान वांग जी के साथ क्या कर रहा है। मगर लान वांग जी और उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं था। वह तो बहुत खुश हो गए थे इस तरीके से दोनों को साथ में देखकर। लैंसिया तो दौड़ती हुई आई थी और वेबुशियान से लिपट के बोलती है, कहाँ चले गए थे आप अंकल? आपकी वजह से मैं कितनी परेशान हो गई थी। वेबुशियान ने उसके सर पर हाथ फिराया और कहा, मैं जरूरी काम में फंस गया था वेंसी। वेंसी ने कहा, कोई बात नहीं, आप आ गए, चलिए अब हम पार्टी करते हैं। वांग जी ने कहा, वेंसी तुम चलो, हम आ रहे हैं। वेंसी दौड़ते हुए फिर अपनी मॉम डैड के पास चली आई। तभी वांग जी की नज़र जियांग फैमियान पर पड़ती है। जियांग फैमियान भी आंखें फाड़े हुए वेबुशियान को देख रहे थे, मगर वेबुशियान की निगाहें नीची थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जो कि वांग जी फील कर पा रहा था। मगर वांग जी ने भी उतनी ही टाइटली वेबुशियान का हाथ पकड़ा और उसके कान में कहा, वेबुशियान अब तुम लांस हो तो प्लीज़ खुद को छोटा मत समझना। इसके साथ ही वांग जी आगे बढ़ गया, जियांग फैमियान को क्रॉस करता हुआ। वह सभी सिचैन के पास जाते हैं। सिचैन वेबुशियान का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसे एक कोने में ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पार्टी में नहीं आने की? मैंने कहा था ना कि तुम्हें पार्टी में होना है, तो फिर तुम क्यों नहीं हुए? वेबुशियान अपनी निगाहें नीची कर लेता है और कहता है, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सिचैन ने कहा, तुम्हारे बारे में जानने के लिए ऐसा है ही क्या जो मुझे जानना चाहिए? वेबुशियान ने कहा, आप नहीं जानते हैं मेरा बैकग्राउंड क्या है। सिचैन ने अब गुस्से से वेबुशियान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता हूँ। पास्ट में तुम जियांग्स के नाजायज बेटे थे, प्रेजेंट में तुम माफिया किंग के राइट हैंड हो और फ्यूचर में तुम मेरे भाई के हस्बैंड होने वाले हो। तुम्हारी यही पहचान है। वेबुशियान अब आ गया। वह सिचैन की आंखों में देखने लगा। उसने कहा, आपको सब पता है? सिचैन ने कहा, हाँ बिल्कुल, एक माफिया किंग को सब कुछ पता होना ही चाहिए। अपने राइट हैंड के बारे में
अब तो विभूषियान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सिचैन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ माफिया किंग, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ माफिया निकले। तुमने ये पता लगा लिया कि तुम्हारी चीजें लास्ट बार मेरे साथ थी। तुमने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की माफिया किंग के साथ जब तुम्हारी चीजें थी तो लैन सिचैन के साथ क्या कर रही हैं। इसके बारे में तो तुमने कोई छानबीन नहीं की है। सिचैन की होठों पे मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम भी ना बहुत बेवकूफ माफिया हो। वेवुशियान के होठ कांपे। उसने कहा, आप माफिया किंग हो? सिचैन ने कहा, हाँ क्यों? जब तुम माफिया हो सकते हो तो मैं माफिया किंग नहीं हो सकता? क्यों? क्या मैं तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं हूँ? यह कहकर सिचैन हंसने लगते हैं। वेबुशियान के भी होठों पर मुस्कुराहट आती है। उसने एक बार फिर अपनी सीरियस आवाज में कहा, क्या आपको मुझसे नफरत नहीं हो रही है? सिचैन ने कहा, नहीं, मुझे अपने भाई से कोई नफरत नहीं है। इतना कहकर वह वेबुशियान के सर पर हाथ फेरते हैं। वेबुशियान को तो मानो उसका स्वर्ग ही मिल गया था। उसे एक फैमिली की ही तो जरूरत थी। पहले वह वांगजी को पाना चाहता था, मगर आज फेंचिंग उसके साथ है, उसकी वेंसी उसके साथ है, और अब ये माफिया किंग सिचैन उसे अपना भाई बना रहा है। वेबुशियान के लिए ये पल तो उसकी लाइफ का सबसे गोल्डन पल था। अभी तक वह अपनी लाइफ का गोल्डनपन उसी पल को मानता था जब वह वांगजी के साथ था, मगर आज आज उसकी पूरी फैमिली थी उसके साथ। आज वेबुशियान की आंखों में एक बार फिर आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे क्योंकि उसे वांगजी के साथ उसकी पूरी फैमिली मिल गई। तब तक वांगजी वहां पर आ जाता है। उसने कहा, गगा आप मेरे वेबुशियान के साथ क्या कर रहे हैं? आपको वेंचिंग सर्जी के साथ होना चाहिए। सिचैन ने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम मुझसे ही चलने लगे। वांगजी ने कहा, नहीं, पर इस बेवकूफ माफिया का कोई ठिकाना नहीं है, यह कब मुझे छोड़कर चला जाए। सिचैन ने कहा, नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो मेरा राइट हैंड है, तो मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। यह कहने के साथ ही सिचैन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वांगजी वेबुशियान की तरफ देखता है और कहता है, अब तो खुश हो ना? अब तो मुझे छोड़ के जाने का इरादा नहीं रखते? वेबुशियान ने कहा, नहीं, अब तुम अगर मुझे छोड़ के भी जाने के लिए कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, क्या करोगे? वेबुशियान ने कहा, मैं अपने किंग से तुम्हारी शिकायत करूंगा और अपनी माफियागिरी दिखाऊंगा। वांगजी ने कहा, मगर मेरे सामने किसी माफिया की नहीं चलती, जानते हो ना? वेबुशियान ने कहा, नहीं चलती कोई बात नहीं, पर एक हस्बैंड की तो चलेगी ना। वांगजी हंसने लगता है। वह एक बार फिर वेबुशियान को गले से लगा लेता है और वेबुशियान उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाता है। वांगजी ने उसकी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, चलो आज हमारी एंगेजमेंट और मैरिज एक साथ होने वाली है। वेबुशियान शॉक्ड रहकर एक बार फिर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी ने कहा, मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं खेलना चाहता। इतना कहने के साथ ही वांगजी वेबुशियान का हाथ पकड़कर पार्टी हॉल में लाता है, जहाँ सिचैन ने पहले ही दोनों की मैरिज अनाउंस कर दी थी। अभी उनकी मैरिज शुरू होने ही वाली थी। अभी वो अपनी रिंग एक्सचेंज करने ही वाले थे कि जियांग फेमियान लान सिचैन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आप कैसे पर्सन से अपने ब्रदर की शादी करा रहे हैं? सिचैन ने कहा, कैसे पर्सन मतलब? क्या आप मिस्टर वेबुशियान को जानते हैं? जियांग फेमियान के पास कोई चारा नहीं था ये बताने की वेबुशियान उनका नाजायज बेटा है, क्योंकि वो डर रहे थे अगर उन्होंने नहीं बताया तो लांस के साथ उनके कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए जा सकते हैं अगर लांस ये बात जान गए। इसीलिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए वह सिचैन के सामने कही देते हैं कि वेबुशियान उनका नाजायज बेटा है। इस पर सिचैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नाजायज बेटा? पर ये क्या है?
इतना कहते ही वह अपने जेब से एक कागज निकालकर जियांग फेमियान की तरफ बढ़ा देते हैं। जियांग फेमियान उस कागज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता। लान सिचेन कहते हैं ये हो सकता है। मिस्टर वेवुशियान आपका नाजायज बेटा नहीं है, आप उसके नाजायज बाप हैं। इतना सुनने के साथ ही जियांग फेमियान के कदम लड़खड़ा जाते हैं, मगर पीछे से मैडम यू उसे थाम लेती हैं। जियांग फेमियान बड़बड़ाते हैं। जियांग फेमियान के होठों से निकल पड़ता है, नहीं, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। सिचेन ने कहा आपका ही बेटा है, ये है इसका प्रूफ। पूरी जिंदगी आप उसे नाजायज का ताना देते रह गए, मगर मैं कहता हूँ कि आप नाजायज हैं। इस पर जियांग फेमियान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। तब तक सिचेन गुस्से से जियांग फेमियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं एक कदम भी नहीं, उसकी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाइएगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी फैमिली का साया भी अब उस पर पड़े। उससे दूर रहिएगा। माना कि वो आपका बेटा नहीं था, मगर जब उसकी लाइफ इतनी कठिन हो रही थी तो आपको सहारा देना चाहिए था। इंसानियत के नाते उसको सहारा दे देते, क्या चला जाता आपका, कितने गरीब हो जाते। लेकिन नहीं, एक बच्चे को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। उसने कितने कष्ट झेले हैं ये आप जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है, मगर आपने उसकी कभी हेल्प नहीं की, उसको इंसान तक नहीं समझा। तो अब आप उसकी लाइफ में नहीं रहेंगे, और अगर आपने कोई भी रिश्ता, कोई भी बात वेवुशियान से करने की कोशिश की तो मैं आपको बर्बाद करके रख दूंगा। इतना कहने के साथ ही सिचेन वहाँ से हट जाते हैं और जियांग फेमियान बस वेवुशियान को देखते रह जाते हैं। वेवुशियान इस वक्त अपनी नई फैमिली में था, उसको उसकी फैमिली मिल गई थी, उनकी मैरिज कंप्लीट हो गई थी, और इसी के साथ यह स्टोरी भी कंप्लीट होती है। स्टोरी बहुत छोटी थी, मगर इसके कई पार्ट मैंने बना दिए, फिर भी आप लोगों ने सुनी, इसके लिए थैंक यू।